हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इरफान हबीब जी के आर्टिकल को स्टार्ट किया था जिसका नाम है द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत रूलिंग क्लास इन 13th सेंचुरी, और हमने उसके आधे हिस्से को देख लिया था। हमने मोहम्मद गौरी की बात करी, उसके बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करी, और अब आज इस आर्टिकल को पूरा करेंगे और इसके दूसरे हिस्से से स्टार्ट करेंगे और कहानी को चलाएंगे इल्तुतमिश से। तो अब भारत में ऐबक के बाद जो दूसरे राजा दिल्ली सल्तनत के बनते हैं 13वीं शताब्दी में, उनका नाम है इल्तुतमिश। तो अब इल्तुतमिश जनाब आ जाते हैं। सो इल्तुतमिश का आना होता है और इनका जो कार्यकाल रहता है वो लगभग 1210 से 1236 का रहता है। तो अराउंड 26 साल के आसपास इनका शासन होता है और अपने कार्यकाल के दौरान ये बहुत सारे बंदगन को अपॉइंट करते हैं। बंदगन का मतलब है स्लेव्स। तो जैसे मोहम्मद गौरी ने टर्की के स्लेव्स को लिया था, ऐबक ने भी अपने कुतुबी स्लेव्स को अपॉइंट किया था, ठीक उसी प्रकार से इल्तुतमिश ने भी अपने अंडर स्लेव्स अपॉइंट करे, और इसलिए तो इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, इस समय इजिप्ट में भी एक ऐसी ही स्लेव डायनेस्टी है और उस डायनेस्टी को बोला जाता है, जो इजिप्ट में है इसी समय, उस डायनेस्टी को बोला जाता है मामलुक डायनेस्टी। क्या बोला जाता है? मामलुक डायनेस्टी। तो इसलिए मामलुक डायनेस्टी का मतलब यही होता है स्लेव डायनेस्टी से, और इसलिए हम कई बार दिल्ली सल्तनत को मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, इजिप्ट से एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करके। और दिल्ली सल्तनत में जिस हिस्टोरियन ने सबसे अच्छा लिखा है स्लेव्स को लेकर, उनका नाम है, एक तो इरफान हबीब है ही और दूसरे हैं पीटर जैक्सन। तो इनके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, कभी दूसरी वीडियो में, बट अभी हम थोड़ा इरफान हबीब जी के आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हर राजा का, हर सुल्तान का अपना एक परंपरा रही है स्लेव्स को अपॉइंट करने की, है ना, कि भाई अपने अंडर बंदों को अपॉइंट करने के जो बाहर से लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही इल्तुतमिश ने भी बहुत सारे स्लेव्स को अपॉइंट किया या एक्वायर किया। आप यकीन नहीं करेंगे, जो हथकंडे इल्तुतमिश अपना सकते थे उन्होंने अपनाया। इनफैक्ट जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट ओनर्स, उनसे भी खरीदा, मर्चेंट्स हो गए, बाहर से भी मंगवाए। तो बहुत सी तादाद में, बहुत हाई, आप देखेंगे बहुत ऊंची संख्या में इल्तुतमिश ने स्लेव्स को अपॉइंट किया। और मिनहाज ने इसके बारे में लिखा भी है अपने वर्क में, तबाकती नासरी में, और लगभग मिनहाज ने 25 ऐसे स्लेव्स के बारे में बताया है। तो मिनहाज ने ऐसे 25 स्लेव्स के बारे में हमें डिटेल दी है, और आप यकीन नहीं करेंगे, इन 25 स्लेव्स में जो उन्होंने इनके बारे में लिखा है, इन 25 में से एक तो भाई साहब मथुरा के पास से लिया। एक मथुरा का खान था हमारा, उसको अपॉइंट किया। तो मथुरा से एक हिंदू स्लेव को भी लिया है इल्तुतमिश ने, और अलग अलग जगहों से लिया है। कुछ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया से ही लेना है, नहीं नहीं, जहां से मर्जी हो सकता था इल्तुतमिश ने वहां से स्लेव लिए। तो ये अराउंड 25 स्लेव्स की जानकारी हमें मिलती है मिनहाज सिराज से। उसी के साथ साथ इल्तुतमिश अपने जो नोबल्स होते हैं, एक तो स्लेव हो गए जो अंडर काम कर रहे हैं, जो आर्मी में है, जो ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, एक होते नोबल्स, है ना, जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके साथ मंत्री लोग हैं। तो लगभग इल्तुतमिश ने एक चहलगनी बनाया, चहलगनी का फॉर्मेशन किया। चहलगनी का मतलब है 40 नोबल्स का ग्रुप। ये 40 लोग इल्तुतमिश के बड़े करीब थे, और इन 40 में से हमें 20 की जानकारी, इन 20 नॉवेल्स की जानकारी जो मिलती है,
को मिन्हाज ने ही दी है। तो इन 40 में से जो 20 की जानकारी है वो मिन्हाज सिराज ने हमें दी है। और आप देखेंगे अगर तो इन नॉवेल्स को जो अपॉइंट किया है इल्तुतमिश ने, पहले अगर मैं स्लेव की ही बात करूं तो स्लेव को अपॉइंट करने का मकसद ये नहीं था कि अगर मान लीजिए किसी पे पावर है तो उसी को लिया जाएगा, ऐसा नहीं था। अगर आप यकीन करें इन 25 में से तो 14-15 को तो कोई पोस्ट ही नहीं थी, बस अपॉइंट कर लिया एज अ स्लेव। इल्तुतमिश के जाने के बाद ठीक ऐसी नॉवल के साथ भी हुआ, जो नॉवेल्स भी अपॉइंट करे गए, ये जो 40 का ग्रुप बनाया इल्तुतमिश ने, ये देखकर नहीं बनाया कि यार ये इस एरिया का राजा है, इसको अपने 7 मंत्री में शामिल कर लो, ऐसा नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे कुछ स्लेव्स को भी नॉवेल्स में रखा गया। ऐसा नहीं है कि जो मंत्री लोग बनेंगे वो पहले से कुछ किसी एरिया के लीडर हो या राजा हो, नहीं नहीं नहीं। इनफैक्ट कुछ स्लेव्स तक को नॉवेल में जगह मिली है। तो इन 20 नॉवेल्स की जानकारी जब हमें मिलती है तो आप देखेंगे कि जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1236 में, जब ये चले जाते हैं, तब इनका एक्चुअल पावर में रूज होता है, तब ये एक्चुअली में पावर राइज करते हैं मैक्सिमम। तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉवेल्स पहले से कुछ नहीं थे। मैंने कहा ना इन 20 में से 13-14 स्लेव में नहीं, नॉवेल्स की बात है, इन 20 में से भैया 13-14 के पास तो 13 या 14 नॉवेल्स के पास तो कोई पोस्ट ही नहीं थी। इल्तुतमिश के जाने के बाद इनमें से मैक्सिमम नॉवेल्स राइज होते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे बहुत सारे नॉवेल्स अपने अपने कोर्ट बना देते हैं, अपने अपनी डायनेस्टियां बना देते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता दिल्ली सल्तनत से, और इनमें से कुछ तो अपने आप को सुल्तान तक घोषित कर देते हैं। आप समझिए कि ये इल्तुतमिश के जाने के बाद पावर में रोज होंगे, राइज होंगे। अब सवाल ये है कि ठीक है इल्तुतमिश ने नॉवेल्स को एक्वायर किया, तो क्या नॉवेल्स भी स्लेव की तरह ही हर जगह से लिए? तो सवाल अब इसको अगर हम देखें तो इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश ने अपने अंडर जो हैं टर्क्स, उनको तो अपॉइंट किया ही। अगर मैं नॉवेल्स की बात करूं आपसे तो टर्क्स को तो लिया ही, जो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इल्तुतमिश खुद एक टर्क है, खुद एक स्लेव है, तो उनको तो लेंगे ही लेंगे। बट आप यकीन नहीं करेंगे इल्तुतमिश ने जो वो गोरियन ट्राइब है, जो वो गोरियन ट्राइब है जिससे इन टर्क्स की कट गई थी, उन गोरियन ट्राइब को भी, उनमें से कुछ लोगों को भी अपने नॉवल में शुमार किया। तो गोर, इनफैक्ट जो खालजी वाले लोग हैं जिसकी मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि इनसे इनकी कट गई थी टर्कों की, तो एक टर्क होने के बावजूद भी गोर ट्राइब से, खालजी के ट्राइब से इन्होंने अपने कुछ नॉवेल्स अपॉइंट करे। ऐसा क्यों हुआ? इनको क्या आने की जरूरत पड़ी इल्तुतमिश के पास? ये तो अपना मस्त थे अफगान में, वहां रहते मस्ती करते अपना। उसका रीजन ये है कि 1220 में और 23 तक का जो टाइम है, इल्तुतमिश के टाइम के दौरान ही अफगानिस्तान में मंगोल्स का खतरा बढ़ गया। मंगोल्स का अटैक हुआ। हम सब जानते हैं मंगोल, चेंगिस खान, उस समय का महान कट्टर आदमी जिसने इतनी किलिंग्स करी शायद ही किसी आदमी ने इतिहास में करी। जो उसने सर कटवाए, जो उसने कत्लेआम कराया, इतना शायद ही किसी ने किया होगा। तो चेंगिस खान हो गए, मंगोल हो गए, ये इस समय अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं। तो उस अटैक से बचने के लिए ये जो गोर हैं, ये जो खालजी हैं, ये भागते हैं भारत, ये फ्लैट, ये भागते हैं भारत, और इनको शरण दी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शरण तो दी ही, इनमें से कुछ को अपने मंत्रालय में शामिल कर दिया। जरा सोचिए ये कितनी एक अच्छी क्वालिटी हमें इल्तुतमिश की देखने को मिल रही है। अरे हम तो अपने पड़ोसी से लड़ जाते हैं तो उसको कुछ पूछते तक नहीं। ये बंदा, इसको पता है कि ये इनकी जान पे खतरा है अभी, तो इनको शरण दी, उसके साथ साथ अपने मंत्रालय तक में शामिल कर दिया। ना करता मंत्रालय में शामिल, तब उसको हम एक सिंपल से राजा की तरह याद करते। तो ये इल्तुतमिश की एक महानता है, खासियत है, जिसको हमें
अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसने ऐसा किया भी। नाउ अब अगर हम इनमें से कुछ मुख्य मंत्रियों के बारे में जाने जो इल्तुतमिश ने अपॉइंट करे, तो उनमें से हम कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनके वजीर साहब थे, वजीर आलम, जो वजीर साहब थे, मतलब इल्तुतमिश के बाद जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट में है, वजीर साहब का नाम था निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो निजाम उल मुल्क जुनैदी ये इल्तुतमिश के वजीर साहब थे, प्रेसिडेंट पीएम समझो, तो नेक्स्ट उसमें है निजाम उल मुल्क जुनैदी। ऐसे ही जो इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक हेड थे, वित्त मंत्रालय समझो, और एक सेक्रेटरी भी थे जो, तो उनका नाम था ताजुल उल महमूद। उनका नाम था ताजुल उल महमूद। ऐसे ही एक थे इजुद्दीन सलारी, ये भी एक मंत्री थे, वकील करके एक पोस्ट थी, थोड़ा अरेबिक नाम है। और एक और जो इनके मुख्यमंत्रियों में से एक थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन हसन गौरी। तो कुछ इनके मुख्यमंत्रियों में से एक है जो इल्तुतमिश अपॉइंट करते हैं। और आप ये देखिए कि निजाम उल मुल्क जुनैदी तो चलो ठीक है, बट अगर हम ताजुल उल महमूद को देखें, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम इजुद्दीन सलारी को देखें, और इजुद्दीन सलारी के साथ अगर हम कुतुबुद्दीन हसन गौरी को देखें, ये दोनों जनाब जो थे, ये दोनों जनाब ताजिक्स थे। ताजिक्स मतलब ये गोर वाले थे, तो ये गोर ट्राइब से आते थे और अफगान से ही भाग के आए थे। जरा सोचिए, अफगानिस्तान से भाग के आए और उनको इतना बड़ा पोस्ट दे दिया। ये कुछ मेन मंत्री हैं, उन मेन मंत्रियों में दो तो आपको गोर वाले मिल रहे हैं जिनके साथ नफरत थी पहले इनकी। और आप यकीन नहीं करेंगे, निजाम उल मुल्क जुनैदी और इजुद्दीन सलारी, इन दोनों ने ही 1220 में मंगोल का जब वहां अटैक हो रहा था, तो मंगोल को हराने की कोशिश तो करी, बट मंगोल इतने शक्तिशाली थे कि ये नहीं हरा पाए, और ये दोनों ही भाग के आए थे। इजुद्दीन तो खैर भागे ही थे। उसके साथ साथ 1227 में जब कुबाचा 1227 में जब अटैक किया, उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया। तो कहने का मतलब यही है, यलदौज का जब अटैक हुआ था 1227 में, उस पर पार्ट लिया, कि ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एक कंपोजिशन है जो हमें इल्तुतमिश के नोबिलिटी में देखने को मिल रहा है ना। और एक कंपोजर अभी है, नफरत उस कदर नहीं बढ़ी है कि दोनों ही ये जो गुट के लोग हैं, टर्क्स लोग, और ये जो गोरी है या गोर है, नफरत इतनी नहीं बढ़ी है कि भाई शक्ल नहीं देखनी है। इनफैक्ट सेम मंत्रियां हैं, सेम मंत्रालय में है, तो एक साथ में ले जाने का काम इल्तुतमिश ने करा है। अब थोड़ा सा एक एकता के एंगल को देखते हैं, जो कैसे इल्तुतमिश ने उसको चलाया। तो अभी तक हमने बात करी नॉबल्स की, स्लेव्स को बंदगन भी कहा जाता है। तो बंदगन का मतलब स्लेव से ही होता है, बंदगन। तो हमने स्लेव्स की बात कर ली, हमने नॉबल्स की बात कर ली कि कैसे कुछ मुख्य नॉबल्स इल्तुतमिश ने अपॉइंट करे। इजुद्दीन सलारी हो गए, हसन गौरी साहब हो गए। नाउ अब बात करेंगे मुक्ति की। तो सबसे पहले मुक्ति को जानने से पहले थोड़ा सा इक्ता समझना जरूरी है, क्योंकि इक्ता सिस्टम ये इल्तुतमिश जनाब ही लाते हैं। तो इक्ता सिस्टम जो है, ये सिस्टम इल्तुतमिश ही लाते हैं, और इसलिए इल्तुतमिश को असली फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, क्या है इक्ता सिस्टम? तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक एम्पायर है, इतने एरिया में मान लीजिए
दिल्ली सल्तनत फैला हुआ है। अब होगा क्या, अब इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है ना। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, तो उनसे कैसे वसूला जाए, जो उनकी इनकम है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा कैसे लिया जाए, कि उसी से भैया शासन होगा। जैसे सरकार टैक्स लेती है, इनको भी पैसा चाहिए, तो कैसे करें। तो इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश जनाब ने जो एरिया है उसको दो भागों में बांटा, दो हिस्सों में बांटा। तो मान लीजिए ये एरिया छोटा वाला एरिया 1 है, और ये बाकी का हिस्सा एक दूसरा एरिया है। तो ये जो पहला वाला एरिया है छोटा सा जो आप देख रहे हैं, इसको कहा गया खलीसा। क्या कहा गया इसे, खलीसा। और ये जो दूसरा वाला एरिया है इसी को कहा गया इकता। यही हुआ इकता। अब एक खलीसा क्या है, ये वो एरिया है जिसका पैसा सीधा ट्रेजरी में जाएगा, शाही कोष में जाएगा, और किसी बंदे के पास इस जमीन का पैसा नहीं जाएगा। तो ये जमीन जनरली दिल्ली से के आसपास की ही होती थी, जो केंद्र के आसपास है, सेंटर के आसपास है। अब जहां तक बात है इस इकता की, तो यहां इस बड़े एरिया से कैसे पैसा लिया जाए, किसानों से कैसे जो है टैक्स लिया जाए और बाकी चीजें ली जाए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इस दूसरे एरिया में बहुत सारा जो एरिया है इसको बांट दिया, पूरे एरिया को बांटा, इक्वली बांटा, और हर एरिया में एक बंदा अपॉइंट कर दिया जिसको कहा गया मुक्ति। उसे कहा गया मुक्ति या इक्तादार, दोनों वर्ड एक ही है। तो इस मुक्ति को, इस इक्तादार को कहा गया, इल्तुतमिश ने कहा इससे कि भैया देखो ऐसा ये एरिया मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे इस एरिया से जितना भी रेवेन्यू है वो तुम वसूलोगे, और उस रेवेन्यू में से थोड़ा बहुत अपने पास रखोगे, थोड़ा बहुत अपने सिपाहियों को मेंटेन करोगे। तो अब सिपाही जो हैं वो सेंटर के पास नहीं है, राजा के पास नहीं है। हर इक्तादार को कहा जा रहा है कि भैया अपने अपने सिपाही मेंटेन करो। तो राजा की सिपाहियों को मेंटेन करने की झंझट चली गई। तो थोड़ा सा पैसा अपने पास रखो, अपने पर्सनल खर्चों के लिए रखो, थोड़ा सा तुम जो है उससे अपनी सेना को मेंटेन करो, और बाकी जितना भी पैसा है वो तुम हमें दे दोगे ट्रेजरी में। तो ये सिस्टम था इक्ता सिस्टम। सोचिए कितना दिमाग लगाया होगा इल्तुतमिश साहब ने इस सिस्टम को बनाने के लिए, कि भाई आर्मी जैसी चीज दे देना, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है राजा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, वो तक दे देना और उसकी जिम्मेदारी को छोड़ देना। तो इतना विश्वास ही तो रहा होगा राजा को इनके ऊपर। तो अब इल्तुतमिश ने इस सिस्टम को ये अच्छे से चले उसके लिए क्या किया, किसी भी मुक्ति को, इक्तादार को एक सेम इक्ता नहीं दिया लंबे समय के लिए। वही होता है ना ऐसा, आपने भी देखा होगा जब घरों में किराएदार होते हैं और जब उन्हें 10-15 साल हो जाए तो एक बारी के लिए तो वो किराएदार वो अपना घर ही मानने लग जाते हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो, इल्तुतमिश ने क्या किया, इन मुक्तियों का ट्रांसफर रेगुलरली कराते गए। तो सपोज अगर कोई यहाँ पे है, उसको फिर कुछ समय बाद ये मिल जाएगा, उसको कुछ समय बाद ये मिल जाएगा, जिससे कि उसका कंट्रोल उस एरिया में ना बढ़े, वहां की जनता को वो ना वर्गलाए राजा के खिलाफ और वहां पे अपने ही सत्ता ना बना ले। तो इसलिए इल्तुतमिश ने इस समय काफी ट्रांसफर इन इक्तादारों के करे, मुक्तियों के करे। तो ये एक फीचर है, ये मुक्तियों का ट्रांसफर करना जो कि इल्तुतमिश ने किया। नाउ अगर हम अब इस समय के कुछ इंपॉर्टेंट मुक्तीज के बारे में जाने, तो उनमें से एक थे अलाउद्दीन जनी। और ये अलाउद्दीन जनी जो थे ना, ये प्रिंस थे, राजकुमार थे टर्किस्तान के। तो ये कोई टर्क नहीं है, ये एक फ्री स्लेव है, ये फ्री है, अपने में आजाद है, कोई स्लेव नहीं है। इनको दे दिया, सेंट्रल एशिया के है, इनको दे दिया। ख्वारिज्म जो एरिया है उज्बेकिस्तान के पास, वहां के भी लोग ले रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, उनको भी मुक्ति बना रहे हैं। तो एक एमलगमेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल टर्कों को ही मुक्ति बनाई जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाएगी, नहीं। आप देखिए इजुद्दीन सलारी जिनका मैंने जिक्र किया था,
इजुद्दीन सलारी को तो बदाऊं का जो एरिया है एज अ इक्ता मिला, बदाऊं का एरिया उनको दिया गया। उसी के साथ साथ इजुद्दीन सलारी के साथ साथ एक और बंदे हैं, उनका नाम जो है सैफुद्दीन है। तो इजुद्दीन सलारी के साथ सैफुद्दीन जो थे, एक और बंदे, इनको भी इक्ता मिला। अलाउद्दीन जनी को भैया लाहौर का मिला। लाहौर जैसे एरिया को जो इतना ससेप्टेबल है, इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, वो भाई बाहर के बंदे को मिल रहा है, किसी टर्क को नहीं मिल रहा है। तो ये देखिए एक हार्ड कोर पॉलिटिशियन की निशानी होती है। तो ये सारी चीजें हमें इल्तुतमिश के टाइम पे देखने को मिलती है। उसने बिल्कुल बांध के रखा अपने राज्य के दौरान अपनी नोबिलिटी को, अपने जनता को। तो जो नोबिलिटी थी वो मैंने कहा ना दो में बटी हुई थी। एक तो थे स्लेव्स, टर्क्स लोग जो है, और एक होते थे फ्री नोबिलिटी जो आजाद है, जो भाग के आए हैं, है ना। उसको इल्तुतमिश ने नहीं कब्जाया, नहीं खरीदा है, उस पर कंट्रोल नहीं है इल्तुतमिश का। जैसे इजुद्दीन सलारी हो गए, अलाउद्दीन जनी हो गए, ऐसे जो बाकी लोग हैं, गौरी साहब है ना, हसन गौरी साहब, तो फ्री नोबिलिटी जिनको ताजिक्स भी कहा जाता है। तो ये दो में इस समय हमारे नोबल्स, इनफैक्ट कुछ टर्क्स भी थे जो ताजिक थे, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वर गोर्स, ये सब जो है जिनके अपना कंट्रोल अपने पास है। तो दोनों को बांध के चलना, ये इससे बढ़िया काम इल्तुतमिश से बढ़िया किसी ने नहीं किया। तो ये हमने कुछ फीचर्स इल्तुतमिश के जाने, और अपने कार्यकाल में कैसे उन्होंने एक यूनिटी का काम करा, एकता का काम बनाए रखा। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। तो 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश जो है अपना काम करके चले गए, और 1236 से 1267 तक लगभग ये जो 30 साल का पीरियड है, इस समय काफी इंस्टेबिलिटी रहती है, काफी जो है उथल पुथल आप समझो दिल्ली सल्तनत में होती है। और जो एक साझा, जो एक कॉम्प्रोमाइज इल्तुतमिश ने किया था टर्क्स और ताजिक्स के बीच, अब वो जो दुश्मनी है, वो जो अपोजिशन है, अब वो सामने आने लगा। तो नफरत जो बांध के चली थी इल्तुतमिश ने, अब वो नफरत सामने आने लगी, वो नफरत खुल के सामने आई। और वो जो नॉबल्स थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पावर में राइज होते हैं, अपने अपनी एक फेलोशिप बनाते हैं, फॉलोअर्स बनाते हैं, अपने अपने आप को जो है सुल्तान घोषित कर देते हैं। और इस पे तबाकत नासिरी में मिनहाज काफी अच्छे से भी लिखते हैं। तो हुआ क्या, जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो एक नए सुल्तान को जो है नाम उसका दिया गया, और उसका नाम था रुकनुद्दीन। सो रुकनुद्दीन जो है, रुकनुद्दीन फिरोज, इनका नाम दिया गया कि अब ये नए हमारे सुल्तान होंगे। इनका नाम जो है प्रपोज किया गया। बट हुआ क्या कि इनको नहीं माना चार नॉबल्स ने कि भाई नहीं, ये हमारे सुल्तान नहीं हो सकता। और वो चार नॉबल्स थे जिन्होंने इनको नहीं एक्सेप्ट किया। इन चार नॉबल में एक तो थे टर्की, और तीन जो थे वो ताजिक्स थे। तो अगर मैं ताजिक्स की बात करूं तो उसमें इजुद्दीन सलारी साहब, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक थे कबीर खान, तो कबीर खान जी ने भी इनको राजा एज आ सुल्तान एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में तो जुनैदी भी ज्वाइन हो जाते हैं जो वजीर थे, और जनी भी ज्वाइन कर देते हैं। तो इन सारे नॉवेल्स ने, इन चार नॉवेल्स ने, जो अब बाद में चल के बढ़ते भी है, वो एक्सेप्ट नहीं करते इनको। और इससे एक दुश्मनी क्रिएट हो जाती है ताजिक्स और टर्क्स के बीच। और फाइनली अल्टीमेटली एंड में क्या होता है कि जो टर्क्स हैं वो ताजिक्स का, इन फ्री नॉबल्स का कत्लेआम कर देते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम वर डाइड, जिसमें से
जुनैदी को मार दिया जाता है, जनी को मार दिया जाता है, और केवल जो इनमें बचते हैं वो इजुद्दीन सलारी और कबीर खान होते हैं जो बच जाते हैं। और फाइनली जब इन टर्क्स ने इन ताजिक्स को मारा तो फिर ये दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली की तरफ इन्होंने मार्च किया और फाइनली रजिया रजिया सुल्तान, इन बेगम को उन्होंने अपना सुल्तान घोषित कर दिया। नाम ही सुल्तान आ रहा है। तो यहीं पे हमें पहली कोई महिला सुल्तान देखने को मिल रही है मध्यकालीन भारत में, रजिया सुल्तान। और इनका जो शासन काल रहा ज्यादा बड़ा नहीं रहा, केवल 4 साल, है ना। 1230 से 1240 के आसपास का इनका टाइम फ्रेम रहा। बट अल्टीमेटली इन्होंने बहुत नाम कमाया अपनी बहादुरी से, अपने वेलर से, अपनी ब्रेवरी से, आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई और ऐसे पॉलिटिकल अरीना जो है दिल्ली सल्तनत का भी बन रहा है। देन रजिया सुल्तान के बाद 1242 में थोड़े समय के लिए बैरम खान है, बैरम जी आ जाते हैं। बट फाइनली ये सब चलता तो है, बट अंत में बलबन जी जो हैं वो एज अ सुल्तान की पोस्ट हासिल करते हैं, जिनका काफी लंबा टाइम रहता है और 1280 तक के आसपास तक ये रहते हैं, 89 तक आसपास तक ये रहते हैं। तो बलबन ने अब कुछ चीजें ऐसी करी जिससे कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर दिल्ली सल्तनत का काफी बूस्टअप हो गया। उसमें सबसे पहले क्या किया इन्होंने कि जैसे कि मैंने एक बंदे का नाम जिक्र किया था जो कि हसन गौरी साहब थे, अगर आपको याद हो, कुतुबुद्दीन हसन गौरी। तो जो कुतुबुद्दीन हसन गौरी थे, हसन साहब जो थे वो नायब मुल्क थे। वो कौन थे? नायब ए मुल्क थे और सबसे सीनियर मोस्ट ताजिक थे। सबसे सीनियर मोस्ट, पोस्ट में समझो, एज में समझो, दोनों में वो ताजिक थे, सबसे सीनियर मोस्ट। और एक नायब मुल्क की जो पोस्ट होती है सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है दिल्ली सल्तनत में। अब हुआ क्या कि 1249 में इनको हटा दिया गया, रिमूव्ड, और उनके बदले बलबन बन जाते हैं नायब मुल्क। ऐसे होता क्या है, 4 साल के बाद 53 में अगेन इन्हीं को, कुतुबुद्दीन हसन गौरी साहब को अगेन रीअपॉइंट कर दिया जाता है। अगेन ये रीअपॉइंट हो जाते हैं नायब मुल्क के पोस्ट में। और 2 साल बाद 1255 में गौरी साहब को, कुतुबुद्दीन गौरी को मरवा दिया जाता है बलबन के द्वारा। सो बलबन किल्ड। जरा सोचिए, जो नफरत है किस चरम पे पहुंच गई है कि आप औदा नहीं देखने, आपको बस मारने की पड़ी है। तो बलबन कुतुबुद्दीन हसन गौरी को मार देते हैं, खत्म, किस्सा खत्म। और यहां से चीजें और खराब हो जाती है। अब आप ये देखिए कि मिनहाज ए सिराज ये सब लिख रहे हैं, और मिनहाज ए सिराज खुद एक ताजिक थे। तो खुद ताजिक होकर अपने ताजिक बंदों के बारे में ऐसा लिखना, उसके लिए हिम्मत चाहिए, तो उसकी हम सराहना करते हैं। तो इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद ये हुआ कि 1253 में जब इन्हें हटाया गया बलबन साहब को, तो एक कॉन्स्पिरेसी हुई, एक बिल्कुल एक प्लॉटिंग चली। और उसके साथ हुआ क्या कि 2 लीडर्स जो कि बलबन को अपोज कर रहे थे, जिसमें किचलू खान थे और एक कुतलुक खान थे। कुतलुक खान जो थे, कुतलुक खान ये अलाउद्दीन जनी जो कि लाहौर के इक्तादार हुआ करते थे, उनके बेटे थे। तर्किस्तान के शहजादे के बेटे
कुतलू खान थे और किचलू खान थे, ये दो लोग थे जो कि बलबन के खिलाफ जाते हैं और ये मंगोल जाते हैं और मंगोल में ईरान वाले एरिया में जाते हैं और मदद मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो बलबन को जो साथ दे रहे थे, जिसमें से एक थे जलाउद्दीन और एक और उनके साथ थे, वो अगेन वो अफगान गए और इन्होंने भी मंगोल से मदद मांग ली। तो आप समझ रहे हैं, दोनों टुकड़े, एक बलबन के साथी और एक बलबन के विरोधी, दोनों ही जा रहे हैं मंगोल के पास इस आस में कि हम दूसरे को हराएंगे। और कॉमेडी तो देखिए, जो मंगोल लोग बैठे हैं वो दोनों की मदद कर रहे हैं, दोनों को वो जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि उस समय अफगानिस्तान में थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी हो गई, थोड़ा सा उनकी सत्ता कम हो गई। ये तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो अफगानिस्तान में इस दौरान इस समय मजबूत होते तो ये मंगोल लोग भारत आ जाते और हमारी नस्लों को जड़ से नाश कर देते और शायद आज और हम बात भी नहीं कर रहे होते एक दूसरे से। आज हम, हमारी कोई और नस्ल होती, हम शायद चंगिस खान के आज पीढ़ी होते। वो तो ईश्वर का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि उस समय कुछ ऐसा अफगानिस्तान में उनकी होल्डिंग कम हो गई कि वो भारत नहीं आ पाए। नहीं तो कहानी ऐसी हो गई थी कि मंगोल अगर चाहता तो भारत में घुस सकता था, इंडिया में उसकी एंट्री हो सकती थी, जो कि नहीं हुई। ईश्वर का शुक्र है। तो जरा सोचिए कि कैसे जो है दुश्मनी ताजिक्स और टर्क्स के बीच बढ़ गई है कि बस अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इनको मारना है, भैया इनके साथ नहीं रहना है। तो ये सारी चीजें हुई। बट अगेन एक और बात यहाँ पे मिनहाज के सिराज के वर्क से मिलती है, इसामी भी कहते हैं उसको, कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें ये एक भी हो जाते थे। नफरत थी, एक्सेप्ट करते हैं, ताजिक्स और टर्क्स के बीच नफरत थी, बट कुछ मुद्दों में वो एक भी हो जाते थे। जैसे रजिया सुल्तान का जब शासन चल रहा था, तो जब रजिया सुल्तान ने एक बाहर के बंदे को मास्टर ऑफ हॉर्सेस की पोस्ट दी, घोड़ों की जो रखवाली करेगा, जब वो वाली पोस्ट रजिया सुल्तान ने दी किसी बाहरी बंदे को, तो सारे ही नॉबल्स ने इस चीज का विरोध किया। वैसे ही जब 1253 की कॉन्स्पिरेसी में जब बलबन अटैक करता है दिल्ली में, तो इस चीज को भी सभी नॉबल नेता है, टर्क हो चाहे ताजिक हो, सबने इसका विरोध किया। तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें हमारे नॉबल्स एक भी हो जाते थे, बट अगेन नफरत तो नफरत है। तो ये हमें मानना ही पड़ेगा कि जिस हालत में इल्तुतमिश बांध के चलते हैं, वो आगे के राजा नहीं आ पाते। और 1289 में जब बलबन मर जाते हैं, तो अब ये जो टर्क्स हैं ये अब खालजियों को अटैक कर रहे हैं, खालजी को अटैक करते हैं, बट अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं खिलजियों में हमें अलाउद्दीन खिलजी का राइज दिखता है। और अगर टर्क सफल हो जाते इन खिलजियों का भी नाश करने में, जैसे इन कोरियंस का कर रहे हैं, ताजिक्स का कर रहे हैं, तो इन्हीं का आधिपत्य होता, बट वो नहीं हो पाया। और इसलिए टर्क्स का जब ये मुहिम सफल नहीं हो पाई, तो हमें अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक कट्टर राजा देखने को मिला। क्योंकि भाई नफरत होगी ना, आप ये समझिए, अगर मेरी कौम को ये एक उद्देश्य से मारा जाएगा कि भाई इसको हटाओ, इसका विनाश करो, तो क्या मैं कट्टर नहीं हूंगा? इतिहास में जो भी चीजें घटित होती है वो एक कारण से होती है। आप बस उसके गतिविधियों को देख के, उसके एक्शंस को देख के उसको जज मत करिए। आप ये भी तो देखिए कि अगर कोई इंसान कट्टर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब की बात करें, उसको हम अक्सर कहते हैं कि यार गंदा राजा था, उसने जो है जिजिया जैसी चीजें लगाई, बहुत कट्टर राजा था। तो भाई उसका रीजन है, उसके पिता ने, शाहजहां ने, ऐसा मार्क्सिस्ट लोग कहते हैं, पैसे उड़ा दिए सारा राजकोष। तो भैया बंदे के पास कुछ बचा ही नहीं है, तो भाई पैसा कहां से है उसके पास। और उस समय देश में मेजोरिटी में कौन थे? हिंदूस। तो टैक्स मुसलमानों पे लगाया जाए कि हिंदुओं पे लगाया जाए, पैसा ज्यादा कहां से आएगा? एक, मैं ये नहीं कह रहा हूं सही था, तो मुझे गलत मत समझिएगा, मैं एक विचारधारा दे रहा हूं। और उसका दूसरा कारण भी था कि औरंगजेब की जो टीचिंग थी वो नक्शबंदी सिलसिले से आती थी।
और नक्शबंदी जो होते थे वो कट्टर मानसिकता ही होती थी। तो इसलिए उसके गुरु ही जब वैसे थे, टीचर ही वैसे थे, तो हुआ वैसा। ठीक, अब यहां पे समझिए अलाउद्दीन खिलजी क्यों इतना कट्टर हुआ, क्या कारण था? क्योंकि उन टर्कों ने इन खिलजियों पे जब इतना मैसिव अटैक किया जो सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसके मन में क्या धारणा आ गई कि यार ये तो हमारी कौम को विनाश करने वाले लोग हैं। इसलिए जब उदय जब उसका होता है ना, बहुत परचम में होता है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक अलग ही नाम सामने इतिहास में देखने को मिलता है, कट्टर राजा की तरह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस पूरी 13वीं शताब्दी में चीजें बदली और कैसे अलग अलग घटनाएं पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में घटित हुई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। एंड टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।